जय हो साथियों। मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह, आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित विशिष्ट क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित हम आपको ये क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। आने वाली जैसे कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी, जो तो जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि उसमें जिस जिस हिसाब से वो सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं, हम सारे कवर करने का प्रयास करते रहेंगे। तो एक के बाद एक हम लगातार क्लासेस देते रहेंगे और बहुत ही छोटी-छोटी क्लासेस देने का प्रयत्न करूंगा। आप लगातार सीरीज के माध्यम से अपन उसको पढ़ेंगे, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से आप उसको पढ़ते जाएंगे, तो यह एक श्रृंखला के रूप में आप उसको याद कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की बात करें अपन, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि व्याकरण हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, किस प्रकार इसको विभाजित किया जाता है। तो इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चार प्रमुख भाग किए जाते हैं। पहला कौन सा है, इसका पहला प्रकार अपन माने कि पहला अंग जो महत्वपूर्ण तौर पर अपन को पढ़ना है वह है वर्ण विचार। फर्स्ट, वर्ण विचार के बाद में क्या होता है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, यह दूसरा महत्वपूर्ण भाग आ गया इसका। और उसके बाद में क्या होगा, आपको पता ही है कि वर्ण, शब्द और उससे क्या बनेगा, वाक्य विचार। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा इसका क्या होगा, वाक्य विचार। ठीक है, और उसके बाद क्या रहा, मैंने पहले ही कहा था इसके चार अंग हम पढ़ेंगे। एक होगा इसका अर्थ विचार। तो इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। चार भाग कौन कौन से हैं, पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और अर्थ विचार। तो सबसे पहला टॉपिक जो बनता है वह है वर्ण विचार। तो दोस्तों, इन सब में अपन अलग अलग कक्षाएं लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिंदी से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उस पर मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, तो क्या क्या हमें इससे संबंधित याद रखना होता है। तो देखो, हिंदी का जब अपन किसी भी भाषा का या फिर अपन किसी भी लैंग्वेज का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले उसकी मूलभूत इकाइयां क्या होती है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि भाषा की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले अपन कुछ बोलेंगे और जब उसको लिखेंगे, है ना, तो बोलेंगे उसे क्या और लिखेंगे उसे क्या। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता रहती है, पहला होता है हमारा एक शब्द होता है, वह होता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, आप सबको पता होगा कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। क्या बनेंगे, वाक्य। कुछ कुछ प्रश्न जैसे कि आपके, हम जैसे ही पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो वर्णों से संबंधित बहुत ही मोटा मोटा ज्ञान कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाती है। जिसका उच्चारण हम एक ही प्रयास में कर लेते हैं तो वह क्या है, वर्ण है। जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते हैं क्या होता है, वर्ण होता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो भी छोटी से छोटी इकाई होती है वह वर्ण मानी जाती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के योग से। देखो, इसमें जो वर्ण आ गए अ, आ, ई, तो इन वर्णों के योग से हम कोई कोई शब्द बनाएंगे। शब्द किस प्रकार से, देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक महत्वपूर्ण पहला बिंदु लिखो आप कि वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह होता है। कौन सा, शब्द। सार्थक समूह का मतलब क्या है कि जैसे मैं कोई भी शब्द लिखता हूं, यानी कि मैंने लिख दिया कमल, है ना, तो कमल लिखा, तो कमल लिखते ही आपके दिमाग में आता है कि या तो यह किसी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी फूल का नाम है। तो जैसे ही कमल हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो कमल को पढ़ते ही हमारे दिमाग में कमल का फूल खिलने लग जाता है, मतलब कि उसका छाया चित्र हमें याद आने लगता है। यानी कि इसके माध्यम से आप कोई न कोई अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि यह क्या है, सार्थक शब्द है। इससे हमें किसी न किसी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरा है, देखो कि
अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? शब्द मानी जाती है। यानी कि शब्द एक ऐसी इकाई है जिससे हमें कुछ ना कुछ अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि यहाँ पर केवल वर्ण थे, वर्णों के समूह से क्या बन गया? शब्द बन गया। लेकिन ऐसा समूह होना चाहिए जिससे हमें किसी न किसी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मैंने एक शब्द लिखा अनार। क्या लिखा? अनार। तो इस अनार शब्द को लिखने के माध्यम से ही देखें अपन कि आपके दिमाग में जो फल है उसका चित्र हमारे दिमाग में एकदम से दिखने लग जाता है, हमारे मन में हम उसको देख सकते हैं। यानी कि हमने मान लिया है कि इस प्रकार के शब्दों का जो समूह है वह क्या कहलाएगा? अनार कहलाएगा। अर्थात कि यह एक सार्थक है। सार्थक का मतलब देखो अब क्या होता है कि शब्द जो होते हैं कितने भेद होते हैं उसके, जैसे कि एक होता है सार्थक। कौन से शब्द होते हैं? सार्थक शब्द। और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक। यानी कि इसमें भी क्या अंतर है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी डिक्शनरी में, यानी कि हम कहते हैं कि ऐसे शब्द जो शब्दकोश में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो वे शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग तो करते हैं परंतु वे शब्दकोश में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनको शब्दकोश में स्थान नहीं दिया गया है और इनको शब्दकोश में स्थान दिया गया है। शब्दकोश यानी कि हिंदी की जो डिक्शनरी आती है, जो शब्दकोश आता है, उसमें इनको स्थान नहीं दिया गया है। अब हम समझेंगे कैसे कि कौन से सार्थक होते हैं और कौन से निरर्थक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अपन कहते हैं कि जैसे सार्थक, सार्थक में तो कुछ भी जिससे हमें सही अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे मैं लिख देता हूं कि राम, है ना, और उसके बाद में भोजन, है ना, चाय, पानी, खेल, ये जो सारे शब्द हैं जिनसे हमें किसी न किसी अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वे तो क्या है? सार्थक शब्द हैं। लेकिन निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्दों का भी आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं कि हम कभी कभी बोलते हैं कि चाय, चाय के साथ में हम क्या कहते हैं? वाय। यानी कि हम किसी के घर पे गए तो क्या कर रहे हो? चाय वाय पिलाओ। चाय का तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन उसके साथ में जो वाय, अब वाय शब्द का क्या अर्थ है? उसका कोई भी अर्थ निकलता नहीं है, परंतु हम उपयोग तो इसका करते हैं। अब ये तो क्या है कि सार्थक शब्द है, क्योंकि इसको तो शब्दकोश में स्थान प्राप्त है। लेकिन वाय, वाय का कोई अर्थ होता नहीं है, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं और यह शब्दकोश में स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। तो ऐसे सभी शब्द जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? निरर्थक शब्द में आते हैं। अब कुछ खाना है गरम वरम, गरम का तो मतलब होता है, वरम का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वर्णों के योग से शब्द बना लिए। अब शब्दों के योग से हम क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो वाक्यों के अंतर्गत अपन महत्वपूर्ण बिंदु पहला हम देख लेते हैं, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह जिससे जिससे हमें, शब्दों का सार्थक समूह जिससे हमें बोलने वाले का अर्थ के सामने वाला आपके समक्ष क्या वाक्य या फिर क्या वचन प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे हमें बोलने वाले का अर्थ और कथन, अर्थ और कथन समझ में आए, तो ऐसा जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सामने वाला क्या बात कहना चाहता है, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो वह जो शब्दों का पूरा समूह है उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित याद रखेंगे कि यह जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण थी। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। इस बिंदु को भी आपको महत्वपूर्ण तौर पर याद रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो दोस्तों, कि कभी कभी अपन संवाद के रूप में
कुछ एक शब्द में किसी को उत्तर दे देते हैं कि आपने खाना खाया, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर खाया है तो हाँ बोलेंगे, नहीं खाया है तो ना बोलेंगे। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे शब्द जैसे कि हाँ, है ना, सही, गलत, इस प्रकार के एक शब्दों के माध्यम से जो भी आप उत्तर देंगे तो वह भी क्या होगा, यह भी एक शब्द न होकर के क्या बन जाएगा, एक वाक्य बन जाता है। जब आप किसी को उत्तर देते हैं तो उसके समक्ष जो भी हाँ या ना, सही गलत जो भी बोलते हैं तो वह केवल शब्द न होकर के क्या बन जाएगा, उस समय वाक्य की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी एक छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से भी वाक्य बन जाते हैं। तो अब जैसे कि अपन एक कोई भी वाक्य लिख देते हैं कि जैसे मोहन आम खाता है, ठीक है। तो मोहन आम खाता है, तो यह जो है पूरा शब्दों का जो समूह है यह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब मैं इसको विभाजित कर दूं कि टुकड़े कर दूं इसके, इस प्रकार से इसके 4 टुकड़े कर दूं, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। और इसको मैं और टुकड़े करूं, जैसे कि मोहन जो बना है किस प्रकार से, म प्लस इसके ऊपर कौन सी मात्रा है, ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो इस प्रकार से कितने वर्णों के योग से बना है, तो ये जो होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसे वर्ण कहते हैं, किसे शब्द कहते हैं और किसे वाक्य कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे पद के बारे में। एक और शब्द होता है, इसमें हमें याद रखना होता है कि वर्ण, शब्द, वाक्य और उसके बाद में होता है पद। तो क्या है पद, पद के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पद के बारे में। तो पद किसे कहते हैं, पद का नाम आपने जरूर पहले सुना होगा, तो आपको भी पता होगा वैसे, और नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा कि वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। पद तथा शब्द, शब्द और पद, ये दोनों एक रूप होते हैं, यानी कि इनके उपयोग के आधार पर हम इसका नामकरण अलग अलग कर देते हैं। तो पद क्या है, तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि इसकी परिभाषा लिख दीजिए कि जब कोई स्वतंत्र शब्द, जब कोई स्वतंत्र शब्द, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में, किसी वाक्य में स्थान, किसी वाक्य में स्थान प्राप्त कर लेता है तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यानी कि जब भी कोई ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में स्थान प्राप्त कर लेता है और वह क्या बन जाता है, तब पद बन जाता है। और वाक्य में स्थान प्राप्त करने के साथ साथ में उसे व्याकरण की, और यह व्याकरण की कोटियों में, यानी कि व्याकरण की कोटियों में मतलब कि व्याकरण के नियमों के अनुसार व्याकरण की कोटियों में खरा उतरता है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द होता है जब हम उसको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो वह शब्द शब्द न होकर के क्या बन जाएगा, पद बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि जैसे हम कोई भी शब्द ले लेते हैं कि हमने कह दिया कि राम, ठीक है, हम राम कह रहे हैं, हम कृष्ण कह रहे हैं, हम कुछ भी किसी एक शब्द का नाम ले रहे हैं तो तब तक तो वह क्या है, एक शब्द है। राम कहा तो राम क्या है, एक शब्द है। लेकिन मैं जब इसको कहता हूं कि राम विद्यालय जाता है, अब मैंने इसको क्या कह दिया, राम विद्यालय जाता है, यानी कि जिस शब्द को मैंने अकेला बोला था उसको अब मैंने कहां पर स्थान प्रदान कर दिया, वाक्य में स्थान प्रदान कर दिया। अब जब अकेला था तब यह क्या था, शब्द था। अब यह राम वाक्य में प्रयोग होने लगा तो अब यह जो राम है वह क्या बन गया, पद बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। जब तक अकेला है तब तक उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, और जब वह वाक्य में मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है, पद बन जाता है। तो उस प्रकार से हमें इसको याद करना होता है। अब मैं आपको आगे दोस्तों वर्ण विचार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें, जैसे कि हम स्वर, व्यंजन और इनका विभाजन करेंगे वो सब पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसको भी याद करेंगे।
तो हम आगे की क्लास में अब आपको बताएंगे कि वर्ण विचार से संबंधित क्या ध्वनि होती है, क्या वर्ण होता है और इसकी कौन सी लिपि है। देवनागरी लिपि है तो देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको याद करनी होगी, तो वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। आप सभी इन सारी जो क्लासें हैं उनसे जुड़े रहिए और आगे जो भी महत्वपूर्ण कक्षाएं आएंगी तो बहुत ही खास प्रकार का नॉलेज आपको दिया जाएगा, बहुत ही संक्षिप्त, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट या फिर अपन समय गंवाने वाला बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जो भी है बिल्कुल खरा खरा आपको पढ़ाया जाएगा। समय की बर्बादी में आपकी भी नहीं चाहता और मेरे खुद की भी नहीं चाहता हूँ, यानी कि जो भी है हम बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सरल भाषा में याद कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।